क्वेश्चन नंबर 7 में सर्ड्स का दिया गया है क्वेश्चन और वेद से क्वेश्चन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है। 3-3-6 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 5 आप देख रहे हैं। पार्ट 5 में प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 8 तक के समाधान को देख पाएंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। माध्यमिक 2023 के सॉल्यूशंस को हम लोग देख रहे हैं। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट की मदद से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सर्च करने से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको x प्लस 1 एक y प्लस 1 इसका रेसिप्रोकल का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, x बराबर इतना, दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही आप देखिए लॉसा निकाले तो ये वाला हिस्सा तैयार हो गया, ठीक है। और 1 2 ऐड होने से कितना हो जाएगा, 3 हो गया, देख लीजिए इतना। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3। इसको पलट दिए, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया उस तरह से तैयार कर दिए। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाई 3 माइनस रूट 3 तैयार हो गया। सेम इसी तरह से आपको तैयार करना है y के लिए। y का वैल्यू लिख लिए 1 बाई 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इधर भी 1 ऐड किए, लॉसा निकाले तो यही वाला हिस्सा ऊपर में आ जाएगा, देख लीजिए। तो 1 और 2 मिल के 3 हो गया, और जिम का तिम कॉपी करते चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल कर दिए, यहाँ पे पलट दिए। तो 1 बाई y प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस रूट 3 तैयार हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू निकल गई। देखिए ये वाला दिया हुआ है, तो इन दोनों का योगफल निकालना है। तो देखिए इसके जगह में जो वैल्यू दिया है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से इसके जगह में ये जो वैल्यू आपने तैयार किया उसको लिख दिए। अब इन दोनों का लॉसा निकालेंगे, ठीक है। लॉसा निकालेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए इन दोनों का लॉसा, ये देखिए ये दोनों अलग है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो देखिए ये लिख लिए, और इसने भाग दिया तो ये वाला कट गया, तो ये वाला बचा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे और ऊपर वाला हिस्सा गुना हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा इसको भाग दिया तो ये वाला कट गया, तो ये वाला बचा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वाला। इन दोनों को गुना किए, गुना करने के बाद में आपको जो मिलेगा उनका कैलकुलेशंस होगा। देखिए ये वाला इसको गुना किया 6 हो गया, ये वाला इसको गुना किया 2 रूट 3 हो गया, ठीक है। अब ये वाला करेगा रूट 3 इंटू 3, ये वाला हो गया, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह से रूट थ्री गुना किया तो यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 को गुना करेंगे तो रूट 9 होगा। स्क्वायर रूट के भीतर वाला स्क्वायर रूट के भीतर वाले को गुना करता है ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाता है, मतलब केवल 3 हुआ। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से इस वाले हिस्से में आप देखिए, ये वाला गुना किया 6 हो गया, फिर ये वाला गुना किया 2 रूट 3 हो गया। उसी तरह से ये गुना किया तो ये वाला हिस्सा हो गया, फिर ये वाला गुना किया तो सेम उसी तरह से हो गया। अब आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा गुना करना, क्योंकि ट्रिग्न जो सर्ट्स है, सर्ट्स का ये बहुत ही वाइटल चीज़ होता है, गुना करना और रेशनलाइजेशन करना। अगर आप इसको जानते हैं तो आपका करनी के ऊपर कमांड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6 और 3, देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, 6 में से 3 गया। अब इसमें देखिए 3 रूट 3
और 2√3, ये बच गया 1। उसी तरह से यहाँ पे ये वाला आ गया, इसमें ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये और ये कट गया, 3 और 3 मिलके 6 हो गया। और नीचे में यहाँ पर देख लीजिए क्या था, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे, ए प्लस बी यहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए के जगह में ये, बी के जगह में ये बैठा दिए। तो यहाँ पे 3 होल स्क्वायर मतलब 9 हुआ था, वहाँ पे √3 होल स्क्वायर मतलब केवल 3 हुआ। तो 9 में से 3 गया, 6 हो गया, 6/6 मतलब 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 7 का 1 जो करने से क्वेश्चन दिया गया था उसका समाधान आप इजीली निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। यह क्वेश्चन दिया गया है वेद से, जी हाँ वेरिएशन से। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट लाना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और उस कांस्टेंट को बताना पड़ता है नॉन जीरो कांस्टेंट, अशून्य स्थिरांक। इस तरह से अगर आप नहीं लिखते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा, एकदम याद रखिए, ये मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहले मैं इस पार्ट को लिखूंगा, बाद में इस पार्ट को लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y दिया गया है, यहाँ पे y दिया गया है। इस y से इस y में नहीं आएंगे, इस y से इस y में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा फिर इसमें प्लेस करेंगे। इसीलिए पहला मेरा उद्देश्य होगा x वेरिसेस y जो दिया गया है उसको ना टच करके y वेरिसेस z को टच करेंगे, और इसमें से y का वैल्यू निकालेंगे फिर इसमें प्लेस करेंगे। ठीक है, तो x का मान और y का मान पहले निकाल लेना उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम लोग साबित करेंगे कि यह इसके वेरिएशन में है। ठीक है, तो उसको भी साबित करने का क्या होता है, मान लीजिए इतना बटे इतना, ठीक, अगर कांस्टेंट हो गया तभी हम लोग बोल सकते हैं। याद कीजिए, फिजिक्स से रिलेट करते हुए बताता हूँ, v वेरिजेस t इक्वल टू, अगर कांस्टेंट मैं बोला, ठीक है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से, तो आप क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट कब है, इतना बटा इतना कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, v वेरिजेस t होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे लागू करेंगे, दिस बाय दिस, और दोनों इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब हम लोग बताएंगे कि दोनों प्रोपोर्शन में हैं, दोनों वेरिएशन में हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लिए y वेरिजेस z। तो वेरिएशन के जब चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट आता है, बराबर का चिन्ह और फिर एक कांस्टेंट आता है, मतलब एक स्थिरांक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया k1, तो k1 एक अशून्य स्थिरांक है, y बराबर k1z। उसी तरह से इसको, इसका वेरिएशन में जब हटाएंगे तो x बराबर k2 y, k2 एक अशून्य स्थिरांक हो गया। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ये लिखा तो क्या हो गया, k1 k2 इक्वल टू, देखिए ये वाला x बराबर k1 k2 z हो गया। k1 k2 दो कांस्टेंट गुना में दिख रहा है, इसलिए उसको रिप्लेस हम लोग कर दिए k से। k1 k2 बराबर मैंने बोला k, तो मेरा x का वैल्यू हो गया kz, y का वैल्यू हो गया, यहाँ पर देखिए y का मान हो गया k1 k1z। ठीक है, इस तरह से x और y का वैल्यू कांस्टेंट के रूप में आपने निकाल लिया। अब चूंकि थोड़ी देर पहले मैं चार्ल्स लॉ के रिस्पेक्ट में आपको बताया था कि जब हम लोग वेरिएशन में है दो टर्म, उसको कैसे साबित करेंगे, तो इसका सीधा सा नियम है, आप पढ़े हैं प्रमेय के प्रकारों को, उसी में आप समझ चुके होंगे कि जब वो गुना में रहेंगे तो एक दूसरे के किस रेस्पेक्ट में रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, देखिए इस तरह से गुना में रहते हैं, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, आप बोयल्स लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं, और चार्ल्स लॉ के हिसाब से v वेरिजेस t, मतलब सरल भेद और विलोम भेद। तो यहाँ पे सरल भेद है तो v/t होना चाहिए, तब जाके कांस्टेंट होगा। विलोम भेद होगा तो p इंटू v, मतलब दोनों गुणा गुणक में गुना में किया जाएगा तब जाके होगा।
तो यहाँ पे मुझे दोनों सरल भेद में ही है और दोनों को दिखाना कि ये सरल भेद में है। तो कैसे? तो इस हिस्सा को अंश में लिखेंगे, इस हिस्सा को हर में लिख के बताएंगे कि इन दोनों का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये लोग सरल भेद में ही होंगे। तो x का वैल्यू मैंने लिख लिया, y का वैल्यू लिख लिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दिया। देखिए सब जगह देखते जाइए ध्यान से, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। x का वैल्यू, यहाँ पे भी x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे जेड ज्यों का त्यों, यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पर y का वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे जेड जेड कट गया, यहाँ पर जेड जेड कट गया, यहाँ पे जेड जेड कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा उस चीज़ को देखिए। उसी तरह से नीचे वाले में डिनोमिनेटर में देखिए x का वैल्यू बैठा दिए, y का वैल्यू बैठा दिए। ठीक है, अब अंश में देखिए यहाँ पे k बच गया, यहाँ पे k1z बच गया। देखिए ये वाला हिस्सा तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ पे k बचा और kz बचा, यहाँ पे 1/k1 kz बचा। ठीक है, अब इन लोगों का लसा निकालेंगे। देखिए लसा, जब लसा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इस जगह में क्या है, k1z ही है, लिख लिए। इसको भाग इसने दिया तो क्या बचेगा, केवल k बचेगा। ठीक, और k जो ऊपर में है उससे गुना होकर यहाँ पर लिखा गया k²। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा फिर भाग दिया इसको, इस लसा को, तो देखिए क्या कटा, k कट गया और z कट गया, तो k1 बच गया। तो k1 इंटू k1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इसने भाग दिया तो पूरा का पूरा कट गया, तो 1 बचा, तो यहाँ पे केवल 1 हो गया। मतलब सीधी सी बात है, आप लसा निकालेंगे, लसा निकाल के जो हम लोग विनों का कैलकुलेशंस करते हैं उसको करना है, कर लेने के बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह से देखिए सेम एलसीएम हुआ, इसने भाग दिया, बचा केवल k1, इसने भाग दिया, केवल k बचा, इसने भाग दिया k1 और k बचा, लिख लिए। अब उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे में दोनों का हर में है, लसा निकालने के समय देखिए जब जो हर में है वो केवल बच रहा है। ठीक हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा कट गया, तो केवल ये बचा। देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे कांस्टेंट है, सारे के सारे, तो सारे के सारे कांस्टेंट है मतलब स्थिरांक है। ठीक, तो इतना बटा इतना स्थिरांक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन आपके अंश में दिया हुआ था, ये वाला और हर वाला दोनों स्थिरांक है, दोनों का जो अनुपात है वह स्थिरांक है, या 10/10 इज कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इसके वेरिएशन में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साबित कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप y को z के रिस्पेक्ट में बिना लिखे कैलकुलेशंस करेंगे तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि y का जो वैल्यू आपने निकाला, ठीक है, उस y के वैल्यू को आपको z में बैठाना, x में बैठाना पड़ेगा, उसके बाद ही में कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आप कैलकुलेशंस किए हैं उस चीज़ को बैठाना पड़ेगा, नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पे नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आप प्लेलिस्ट की मदद से ही जाके स्टडी करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे वीडियोस में, कहाँ पे सर्च करें कहाँ पे खोजें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यह जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं वह 7 to 8 पार्ट नंबर 5 में देख रहे हैं, उसी तरह से 9 to 10 वाले को आप पार्ट नंबर 6 में देख पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट नंबर 2 को देखिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। और MCQ आप किसी भी क्लास में हैं तो इसको जरूर देखिए, सॉल्यूशन करने का तरीका आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यह दिया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप पहले इस पार्ट को देख लीजिए, ये दिया गया है इतना बराबर इतना,
और तब आपको साबित करना था कि ये वाला इतना होगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, तो बता दिया गया कि ये सारे जो टर्म है 1 के बराबर है, तो आपको के मानने की जरूरत नहीं है, के मेथड जो हम लोग करते थे। तो सबसे पहले लिख लिए दिस इक्वल टू 1, जैसे 1 किए तो ये वाला इधर गुना हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर होगा तो बी और सी बच गया, तो बी प्लस सी का योगफल। उसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया तो बच गया कौन, सी और ए, इसका योगफल। फिर उसी तरह से सी स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी का योगफल। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इतना बराबर, क्योंकि सारे कांस्टेंट का मान कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, सभी 1 के बराबर है, तो इन लोगों के लिए कांस्टेंट के नहीं है या पी नहीं है, कुछ नहीं, केवल 1 है। तो एकदम आसान हो गया, ए का वैल्यू निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख रहे हैं, लिखते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ पे अगर ए स्क्वायर होता है तो मैं उस वैल्यू को बैठा दूंगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता है तो बैठा दूंगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाता है तो बैठा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने प्लान करके देखा क्या करने से होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसको ए से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा गुना करने से। तो देखिए गुना किए तो ए इंटू 1 ए हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। चलिए जो टारगेट था मेरा एक ए स्क्वायर लाने का बन गया, और ऊपर में 1 गुना किया ए को तो ए ही हो गया। सेम वही पैटर्न यूज किए यहाँ भी, सेम वही पैटर्न यूज किए यहाँ पे। टारगेट क्या था, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है, तो मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर में नहीं लाऊंगा तो उसके वैल्यू को, इन वैल्यूज को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा टारगेट क्या था, स्क्वायर लाना। तो यहाँ पे भी बी से गुना किए तो बी इंटू 1 बी हो गया, बी इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सी इंटू 1 सी हो गया, सी इंटू सी स्क्वायर हो गया, और ऊपर में 1 के साथ तो ज्यों करती हूँ, यहाँ पे बी के साथ 1 ज्यों करती हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्यों हम लोग ए से पहले वाले हिस्से को, बी से दूसरे वाले को, सी से सी वाले को इस तरह से गुना किए। ठीक है, टारगेट मेरा यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको लाने के उद्देश्य से हम लोग गुना किए। ठीक, जब आ गया स्क्वायर तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने बोला था, स्क्वायर है ए तो बी प्लस सी का योगफल, बी स्क्वायर है तो उसका ए और सी का योगफल, सी स्क्वायर है तो ए प्लस बी का योगफल वाला टर्म तैयार हुआ है। लिख लिए वैल्यूज को, जैसे ही लिखे तो देख रहे हैं नीचे में सब में ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मेट है, भले आगे पीछे हो तो क्या हुआ, किंतु लॉसम मेरा ए प्लस बी प्लस सी ही निकलेगा। तो सबका अगर हर सेम है तो अंशों का योगफल ही होता है, तो देखिए अंशों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, तो अंश अंश कट गया तो कितना बचे, 1/1 मतलब 1। तो राइट हैंड साइड में मुझे दिखाना था 1 प्रूफ करो, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूव्ड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाया गया है ताकि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए। देखिए 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में चतुर्थ संख्या 54 और पंचम संख्या 162 है, तो प्रथम संख्या को निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर पांचों समानुपाती वाले अगर होंगे तो मैं कितना लिखूंगा, अगर मैं बोला ए बी सी डी ई, तो मेरा 5 समानुपाती वाले संख्या हो गए। तो इसमें बोला है कि चौथा वाला मतलब जो डी है वो मेरे पास है, और ई मेरे पास है पंचम, ई है 162 और डी है 54, तो मुझे ए का मान निकालना है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप देखिए, सबसे पहले आप मान लिए कि मेरे पास ए बी सी डी ई 5 क्रमिक समानुपाती हैं। जैसे क्रमिक समानुपाती होते हैं तो आपको याद होगा हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी बराबर सी इज टू डी बराबर डी इज टू ई।
इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे लिखे तो हम लोग ये वाला लाइन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई। किंतु क्वेश्चन में दिया है मेरा डी का वैल्यू कितना है, 54 है, और ई का वैल्यू कितना है, 162 है, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को ले लिया, ठीक है, इस पोर्शन को मैंने ले लिया, ये वाला हिस्सा को, कि सी बाई डी बराबर डी बाई ई को ले लिया, सी का वैल्यू बैठा दिए और डी का वैल्यू बैठा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो सी बराबर 54 बटा 162 गुना 54 हो गया। 54 ने 162 को 3 बार काटा और 3 ने 54 को 18 बार काटा। तो देखिए सी का वैल्यू कितना निकल गया, 18। अब जब सी का वैल्यू निकल गया तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यहाँ वाला पैटर्न को। मेरे पास सी और डी का था तो इसको लेके हम लोग कैलकुलेशंस किए। अब मेरे पास वैल्यू किसका है, सी का है और डी तो है ही, तो इन दोनों को लेंगे, फिर बी का निकालेंगे, और जैसे बी का निकल जाएगा तो हम लोग फिर बी और सी की मदद से ए को निकालेंगे। तो हम लोग का टारगेट क्या है, ए का ही वैल्यू निकालना, समझ गए। तो बी बाई सी ले लिए, बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। तो सी का वैल्यू अभी अभी निकाले 18 लिख दिए, और डी का वैल्यू 54 दिया गया लिख लिए। तो बी बराबर कितना हुआ, 18/54 गुना 18। 18 ने 3 बार में 54 को काटा और 3 ने 18 को 6 बार में काटा, तो बी का वैल्यू कितना निकल गया, 6, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बाई बी बराबर बी बाई सी लिख सकते हैं। बी का वैल्यू 6 है, लिख लिए, सी का वैल्यू 18 है, लिख दिए। तो 6 बटा 18 गुना 6, 6 तिया 18 और 3 ने काटा 6 को 2 बार, तो 2 निकल गया। तो ए का वैल्यू देख लीजिए, 2 निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला था प्रथम संख्या, पांचों समानुपाती संख्याओं में जो ए है प्रथम संख्या उसका मान निकालो। तो हम लोग इस तरह से